नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज की बात की शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें अर्ज किया है, कृपया मुलाहिजा फरमाइएगा। लाइन ये है कि आप होते कौन हैं ये बताने वाले, आप होते कौन है ये बताने वाले। क्या दिल्ली का खाका खिंचाया आपने है? आप होते कौन है ये बताने वाले, क्या दिल्ली का खाका खिंचाया आपने है? दिल्ली में हक है सभी भारतीयों को इलाज कराने का, दिल्ली में हक है सभी भारतवंशियों को इलाज कराने का। ये दिल्ली किसी एक के बाप की राजधानी थोड़ी है। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ आज मैं बड़ी खुशी की बात कर रहा हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि ये दिल्ली में ये साबित हो गया है कि दिल्ली दिल वालों की है, ना कि मानसिक रूप से कंगालों की। जो लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, दिवालेपन के शिकार हो गए हैं, जिनकी मानसिक स्थिति हिल गई है, जो थोड़े से खराश पर अस्पताल में भाग रहे हैं और दूसरे को रोज मुंह फाड़ करके कह रहे हैं कि देखिए हल्की बुखार आवे, खांसी बुखार है, कई बार सिम्टम होता है, लोग घबरा जाते हैं। उनको अस्पताल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में तो हम जाएंगे जैसे छींक आएगा। तो दोहरी मानसिकता, दोहरी सोच और दो तरह की विचार का आप देख रहे हैं। रोज रोज आप केजरीवाल जी को टीवी पर आकर के मुंह फाड़ते हुए सुनते होंगे कि देखिए 80% लोगों का इलाज घर में होगा। ये मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल जी का तो ऊपर विज्ञापन लिखा आता है। ये बात कहने के लिए 1 लाख रुपया एक बार में देते हैं वो टीवी वालों को कि देखिए 80% लोगों का इलाज घर में हो जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का जिनका सर्दी खांसी, हल्का सा गला खराश और थोड़ी सी बुखार हो गई है, उनको नहीं जाना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले 3-4 दिन तक आप इंतजार कीजिए, सिम्टम खुल के आने दीजिए, तब अस्पताल जाइएगा। ईश्वर करे अरविंद केजरीवाल को राजनीति की ही बीमारी हो, बेईमानी की बीमारी हो, झूठ बोलने की बीमारी हो, राजनीतिक मानसिक दिवालियापन की बीमारी हो, कोरोना की बीमारी ना लगे, क्योंकि राजनीति में मनोरंजन भी कोई स्थान रखता है। कोरोना जैसे महामारी में आखिर आदमी कहाँ जाएगा? सिनेमा वाले खाली बेकार बैठे हुए हैं, पुराना कब तक हम खुश होंगे? तो क्यों ना हम उन्हीं को देख करके हंस ले, आनंदित हो ले। आदरणीय राज हिमारो साहब को नमस्कार। आप मॉरिशस से हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मॉरिशस से बोलेंगे। एक छोटा सा अनुरोध है, वो ईयरफोन लगाइएगा, क्योंकि आपका माइक थोड़ा दूर हो रहा है तो आवाज धीमे आ रही है। वो जो कान में लगाते हैं ना, मुंह के पास स्पीकर ले आके बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईयरफोन का इंतजाम करें, उसके बाद आदेश करें, मैं आपको बुलाऊंगा। तो ईश्वर करे कि केजरीवाल को कोरोना ना हो। उनको कोरोना है भी नहीं, क्योंकि कोरोना का मतलब नहीं बनता ना। केजरीवाल तो घर से बाहर निकले नहीं, माइक में टीवी में रिकॉर्ड करके बोले हैं। किसी को ना तो गले लगाया है, गले तो वो खैर धरती पर किसी को नहीं लगाते हैं पैसा वालों का अलावा, तो उनको कोरोना का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा, केजरीवाल खुद ही कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी होने का मतलब देख लीजिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो पढ़ा लिखा को तो पता ही होगा कि भाई कोरोना कैसे फैलता है। मतलब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण में आते हैं तो आपने तो आज तक एक आदमी को कोई हाथ से पानी नहीं दिया, ना आपके पार्टी ने दिया, आप टीवी में पानी पिलाते रहे, खाना खिलाते रहे। तो कोरोना का तो कोई मतलब नहीं बनता है आपके यहाँ। वो अलग बात है कि आपने अपने लोगों से कोरोना का संगोपा छुड़वा दिया है। आपकी सरकार है, आपकी दिल्ली है, आपके डॉक्टर है, आपके अधीन आने वाले हैं, वो आएंगे, टेस्ट करेंगे और बाद में कहेंगे जी कुछ नहीं हुआ। तब तक वो लोग जो आज अस्पताल में मर रहे हैं, जिनको इलाज का व्यवस्था नहीं हो रहा है, जो दर दर भटक रहे हैं, उनसे मामला थोड़ा डाइवर्ट हो गया। मैं भी तो कोरोना पर कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं केजरीवाल पर बात कर रहा हूँ। तो आपका साजिश सफल हुआ, आपने एक संगूफा छोड़ दिया। अब लोग उसमें कहेंगे कि हाँ जी ठीक बात है, केजरीवाल को कोरोना हो, कोरोना ना हो, हे प्रभु केजरीवाल को कोरोना ना हो। इसी पर मामला डाइवर्ट होगा, असली मुद्दा पर मामला नहीं आएगा। खैर मित्रों, आज इन सब बातों के साथ कुछ बीच तथ्यात्मक हो जिस पर बात हो। दिल्ली दिल वालों की है, मैं भी दिल्ली में ही पिछले 30 साल से रहता हूँ। अभी ये मैं बाद में बात करूँगा जो गवर्नर उपराज्यपाल साहब ने कहा है, वो एक अलग तो संवैधानिक मुद्दा, उस पर क्या बात करें। वो तो केजरीवाल को पता था कि जी मुझे थपड़ियाया जाएगा, ये पलटा जाएगा। वो चूंकि मामला को डाइवर्ट करने, टीवी पर मुद्दा को अलग कर देने के लिए किया था कि
आज मैं करूंगा तो 2-3 दिन इस पर चलेगा, एलजी साहब इस पर साइन नहीं करेंगे तो 2-3 दिन उस पर चलेगा, बीमारी खिंच जाएगी, तब तक तीसरा मुद्दा ले आ दूंगा। केजरीवाल का उद्देश्य ये था, केजरीवाल सफल रहे हैं। आज एक बड़ा भारी मुद्दा आया, मैं आज सवेरे लिखा भी था। एक तो आप सब लोगों को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को, ओंकारनाथ सिंह जी को, धीरज सिंह को, राज हीरामन जी को, जो भी लोग मेरे को 8-10 लोग सुन रहे हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल मंगलवार 9 जून समय यही रहेगा, मेरा लाइव आएगा राकेश सिंह परमार नाम के पेज पर। ये फेसबुक का पेज है और वो पेज है, पेज और फेसबुक में अंतर होता है, तो उस पेज पर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आज मैंने उस पर एक पोस्ट डाला था, आप सब लोग पढ़े होंगे, इसलिए कि उस पेज की जानकारी भी आप लोगों को हो जाएगी, नया नया याद रहेगा आपको, हालांकि बड़ा पुराना है और आप सबका आशीर्वाद भी प्राप्त है। उस पर हमने एक आज पोस्ट लिखा था, वो याद करा देता हूँ। मैंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के कई विकल्प हैं। पहला विकल्प कि आप उनके ऑफिस में जाइए, अपने जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय में उनके नज़दीकी ऑफिस में जाइए और सदस्यता का फॉर्म लीजिए, भरिए, 5 रुपये जमा करिए और सदस्यता ग्रहण कीजिए। आपको देश के नागरिक होना चाहिए और कोई आप पर बड़ा क्रिमिनल ना हो, हालांकि क्रिमिनल का इतिहास कहने के लिए होता है, ज्वाइन कराया जाता है। अरे भाई, फूलन देवी का लड़ने वाले महा डाकू को अगर ज्वाइन करा लिया गया था तो और क्या बात है, तो वो कहने के लिए होता है, मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है। तो आप पार्टी में जाइए। भाजपा ने एक मिस्ड कॉल वाला दिया था, आप मिस्ड कॉल पर जाइए, आपका सदस्यता ले लिया जाएगा। वो एक ऑनलाइन लिंक दिया था, आप लिंक क्लिक कीजिए, उस पर सदस्य लिया जाएगा। और मान लो अगर ये सब ऑप्शन नहीं होता है, मान लीजिए कि भाई कुछ नहीं होगा और आपको भाजपा ही कहलाना है, देशभक्त कहलाना है, देश हित में लड़ने मरने वाला कहलाना है, तो आप क्या करिएगा? बड़ा आसान है, आप कुछ भी राष्ट्र हित का काम कर दीजिए, देश हित का काम कर दीजिए, देशभक्ति का काम कर दीजिए, समाज के लिए बढ़िया कर दीजिए। सारा विपक्ष मिलकर के आपको भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट दे देगा। अब जेपी नड्डा लाख कहे कि मैं ओंकारनाथ सिंह जी को भाजपा में नहीं शामिल करूंगा, नहीं करूंगा, बक्सर के हैं ये, नहीं करूंगा, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं बिल्कुल भाजपा ही नहीं मानूंगा, चिल्लाते रहे जेपी नड्डा। बाकी लोग आपको कह देंगे कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी भाजपा ही है, ओंकारनाथ सिंह जी भाजपा ही है। क्यों भाजपा ही है? क्योंकि आप कुछ राष्ट्र हित की काम कर रहे हैं, देश हित की काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों से, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, नया नया। आपको पता है एक रील का हीरो रियल में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, नाम है सोनू सूद। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा। सोनू सूद का रील का हीरो है, निर्देशकों के निर्देशन पर काम करा, बट उसने रियल जिंदगी में बहुत बढ़िया काम किया, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। मतलब खास तौर से पूर्वांचल, हालांकि उसने कर्नाटक के लोगों को भी भेजा, तमिल और चेन्नई के लोगों को भी भेजा, आंध्रा के लोग, मतलब उसने पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपने अपने जगह भेजा, आसाम में भेजा, उड़ीसा में भेजा, तमिलनाडु में भेजा, कर्नाटक में भेजा है, हर जगह के लोगों को उसने भेजा है और पूर्वांचल को भेजा है। लेकिन राजनीतिक रूप से बवाल, एक दूसरे पर सवाल तो पूर्वांचल से उठता है। पूर्वांचल तो ऐसा है जो जिस पर माइलेज मिलता है, जिस पर मैटर होता है कोई बात करने का। उसने कर्नाटक के लोगों को भेजा, कोई नहीं पूछा। तमिलनाडु, चेन्नई, जितना उसने पूर्वांचल को भेजा, उससे ज्यादा दक्षिण भारत और देश के और हिस्सों में भेजा है। लेकिन सोनू सूद का कहीं कोई नाम नहीं, ट्विटर पर चलता था। जैसे उसने पूर्वांचली वीरों को भेजना शुरू किया, सबके छाती पर सांप रोने लगा, सबकी छाती फटने लगी। शिवसेना का एक बड़बोला नेता है संजय राउत, उसका काम ही है, वो जैसे कांग्रेस के आदरणीय दिग्विजय सिंह थे ना, उसी तरह से शिवसेना का संजय राउत है। मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं हो। उनका अपने पार्टी वाले लोग उसको सीरियस नहीं लेते, तो और क्या करें। संजय राउत जी ने बयान दिया कि देखिए सोनू सूद अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कलाकार है, लेकिन एक कलाकार है, एक ना डायरेक्टर होता है, वो उसको निर्देशन देता है, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। भाजपा का निर्देशन में काम कर रहा है शिवसेना को बदनाम करने का। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि संजय राउत ने शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के इस टाइम के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए हालत के लिए कंफर्टेबल कर दिया, इतना स्थिति खराब कर दिया कि उद्धव ठाकरे को परेशानी हो गई। अब सोनू सूद से मिलने की मजबूरी आ गई, क्योंकि संजय राउत एक संग पर छोड़ गया। खैर, शिवसेना जिस तरह की राजनीति करती है, नागपुर में रहते हैं आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, उनको हमसे ज्यादा पता होगा महाराष्ट्र में, हालांकि मुंबई में रहते तो और ज्यादा अनुभव होता। शिवसेना लोकतंत्र से ज्यादा ठोक तंत्र पर भरोसा करती है, ठोक तंत्र पर विश्वास करती है। उसको अगर उसके मतलब की बात नहीं है तो वो ठोकेगी। ये अलग बात है कि ठोकने और ठुकवाने दोनों के लिए उसने पेड कार्यकर्ता रखा हुआ है, मतलब वो आम आदमी को नहीं मारता। ये बात समझ लीजिए, बड़ी महंगी बात है। आप मुंबई में चलते रहे, आपको कभी नहीं मारेंगे।
उसने मार खाने और मारने दोनों के लिए तनख्वाह पर लोग रखे हुए हैं। बेरोजगारों की संख्या कमी नहीं है। वो बाकायदा एक मोबाइल वाले को रहती है, पहले वो वीडियो कैमरा वाले को रहती थी, अब तो मोबाइल से भी हो जाता है। एक ऑटो वाले को ऑटो के पैसा देते, ऑटो तर कितने का 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपया ले, कल तेरी ऑटो तोड़ी जाएगी। वो कहता है सर बड़ी अच्छी बात है, 2 और ले आता हूँ जी, घर खाली पड़ा हुआ उसको भी तोड़ दीजिए। जब 3 लाख के ऑटो को 5 लाख मिलेगा तो मैं खुद ही अपना तोड़ दूंगा। जैसे मेरे पास एक 20,000 रुपये की सेंट्रो कार है, अगर कोई 2 लाख देगा बोलेगा 20 लाख मारना, मैं तो 40 लाख मार दूंगा, क्योंकि उसमें मैं नया सेंट्रो लाऊंगा। काली 20,000 का सेंट्रो लेकर के सर को लोग बनाऊंगा। तो उसमें क्या है कि ऐसा किया जाता है और एक आदमी वीडियो बनाता है, इस बात समाचार को अपने इन्फ्लुएंस से चलाया जाता है कि राज ठाकरे की वो, बाल ठाकरे की वो, फलाने आदमी ने मारा, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि ये आदमी हमारे लिए काम करता है। असल में वो आपके लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसने आज तक मराठियों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पूरे कोरोना पीरियड में अगर कोई एक आदमी ठाकरे परिवार में से किसी आदमी को रोटी देते हुए, किसी आदमी के बस का टिकट देते हुए, किसी आदमी का कोई काम करते हुए अगर किसी ने भी देखा है तो हमको बता दे, मैं ठाकरे परिवार को तहे दिल से प्रणाम करूंगा। ठाकरे परिवार ने पूरे लॉकडाउन में, पूरे इस विषम परिस्थिति में 1 रुपया का, 1 धेले का कोई काम नहीं किया। वो बयानबाजी करते हैं, बकवासबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। खैर, अब शिवसेना के ठोक तंत्र पे सोनू सूद की उस बढ़ती लोकप्रियता का सांप रोगा संजय राउत ने उनको एक मैसेज दे दिया था कि यार ये डायरेक्टर के बस में है। अब मातोश्री में उसको बुलाया गया, सोनू सूद गया। क्या बातें हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो समझता हूं वो बातें हुई होगी। सोनू सूद को 2 ही बातें कही गई होगी कि भाई देख, अब तू जो काम कर रहा है, जाते कहना कि ये तो मैंने प्रेरणा बाला साहब ठाकरे से लिया, माननीय उदय ठाकरे जी से लिया, वो लोग कि बढ़िया काम करते फलाना ढिमाका। जैसे वो 2 पैसिया हीरो जब एक बार जोगी मोदी जी के बहुत ज्यादा बोल दिया तो महाराष्ट्र की पुलिस उसको बुलाई, तब भाजपा की सरकार थी। पार्ट टाइम छोटा मोटा कलाकार है, अपना बेल्ट दिखा के कहता कि काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट है, फलाना मोदी जोगी, ये वो कह रहा था। एक बार मुंबई पुलिस बुलाई, 2 घंटा बेचारा पुलिस के आतिथ्य में आप बाहर आके कहा जी धरती पर जो भी बढ़िया लोग हैं उसमें मोदी, जोगी, अमित शाह के मुकाबले कोई नहीं। देखिए जोगी जी ने इतना बढ़िया किया, मोदी जी ने, अमित शाह तो भगवान है। सिर्फ आधा घंटा पुलिस का आतिथ्य स्वीकार किया था, उतने देर में वो बढ़िया बोलने लगा। सोनू सूद को भी बुलाई गए होंगे कि भाई देख तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या तुझे भी 1 आध घंटा मुंबई पुलिस के आतिथ्य में भेजा जाए या तू बढ़िया बयान बोगा। उसने तुरंत समझा और बाहर निकलते ही मीडिया वालों को कहा कि देखिए कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, सभी लोगों का समर्थन है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, शिवसेना हो, सभी का समर्थन है और मैं सभी के समर्थन से काम कर रहा हूं। आगे भी यही कुछ कहेगा, क्योंकि वहां पर तो किसी को बढ़ते देखने की आदत ही नहीं ना। खासतौर से मुंबई महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार कभी नहीं चाहेगा कि हमसे कोई आगे बढ़े। भाजपा की कद वहां उसके बगैर बढ़ रही थी, उसने सरकार नहीं बनने दी, बोला मैं घोर विरोधी कांग्रेस के साथ सरकार बना सकता हूँ, शिवसेना के शरद पवार साहब के साथ सरकार बनाऊंगा, भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, नहीं तो भाजपा सोख जाएगी। खैर, अब सोनू सूद मिल के आया मातोश्री में, उसको बुलाया गया है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कुछ समझ गया होगा कि उसको क्या बोलना है और क्या करना है और किस तरह की राजनीति करनी है। एनीवे, डॉक्टर बख्तियार मुर्शिद उस्मानी हमको सुन रहे हैं, आदरणीय सुरेंद्र पाल साहब को भी नमस्कार बोल रहा हूँ और हमारे बलराम सिंह जी को भी नमस्कार बोल रहा हूँ। आप तीनों लोगों को सादर प्रणाम। बख्तियार मियाँ को मैं चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। वैसे आज का मुद्दा दिल्ली है, दिल वालों का है और आप भी दिल्ली में ही रहते थे। आप तो दिल्ली छोड़ करके डुमरियागंज में सेवा करने गए, आपका कैमरा दिख रहा है, अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। मामला दिल्ली है दिल वालों पर, अरविंद केजरीवाल जैसे मानसिक कंगालों पर नहीं है, उस पर कुछ बात रखना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली में रहते थे, आपको दिल्ली का अनुभव। तो मित्रों, सोनू सूद का इतना बढ़िया काम से बाला साहब ठाकरे का परिवार इतना दुखी हुआ कि उसको मातोश्री में बुला करके धमकाना पड़ा। हालांकि वो तो ये कहेगा कि समझाना पड़ा, क्योंकि उसको मुंबई में भी कुछ दिन रहना है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि सोनू सूद को डरना चाहिए, क्योंकि सोनू सूद ज़्यादातर दक्षिण भारत फिल्मों में काम करता है और ये दरवाजे पर घर की बिल्ली जैसा है, ये घर के अंदर से भों भों करने वाले लोग हैं, ये बाहर नहीं जाते हैं। मेरे एक भाई ने गाना लिखा था कि महाराष्ट्र में बहरी तोहर का बाटे पहचान हो, घर में कुकुर शेर बनेला जाने सकल जहान हो। ये भोजपुरी का एक बड़ा बढ़िया गाना था कि महाराष्ट्र में बाहर तोहर का बाटे पहचान हो। ये भोजपुरी का, आप सब लोग भोजपुरी समझने वाले लोग हैं। एनीवे, अब बात आता है दिल्ली की। मित्रों, मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि अरविंद केजरीवाल को ये बात पता था कि दिल्ली एक संवैधानिक जगह है
और दिल्ली में इस तरह के संवैधानिक निर्णय उपराज्यपाल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में एक के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने मुसलमान, डॉक्टर बख्तियार मेरे को सुन रहे हैं, डॉक्टर बख्तियार आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने अगर किसी आदमी का नुकसान किया था इस डिसीजन से, तो वो किया था हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, क्योंकि मुसलमान भाइयों के लिए। हाँ बख्तियार मियाँ, मैं 1 मिनट कह लूँ, उसके बाद आपको बुलाता हूँ। 1 मिनट जा रहे केजरीवाल वाली बात को, बात डिस्टर्ब होने, 1 मिनट कह के आपको बुलाता हूँ, कृपया बने रहिएगा। क्योंकि यही केजरीवाल और उनकी टीम है जिसने कहा था सीएए के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहा था शाहीन बाग में या पूरे देश भर में फैलाने की प्रयास की गई थी कि भाई मुसलमानों के का छोड़ो, मुख्यमंत्री खुद कहे कि मेरे माता जी के पास रिकॉर्ड नहीं है, मुसलमानों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो दिखाएगा क्या? तो क्या आप ये चाहते थे कि जो भारत का भारतीय मुसलमान है इसका जान ले कोरोना के डर में, क्योंकि इलाज तो होगा नहीं, दिल्ली से बाहर जाएंगे नहीं, और बाकी ये रेहानी और बांग्लादेशियों को दिल्ली सौंप दे, और जो भारत का भारतवंशी मुसलमान है जो यहाँ का पैदाइशी है, जिसने भारत पाकिस्तान के बंटवारे में भारत को अपना मादरे वतन माना, बोला कि इस पवित्र धरती को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, आप उसका जान लेना चाहते थे? ये साजिश रच रहे थे? ये प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल स्वयं कह चुके हैं मंच से कि जी ये जो सीए की बात हो रही है, जो एनआरसी की बात हो रही है, तो किसी मुसलमान के पास कोई कागज नहीं है, और आप इलाज कराने के लिए वही कागज मांग रहे थे। तो क्या आपका मनसा ये था साजिशतन उन लोगों का जान लेना, इलाज ना करने के बहाने, क्योंकि वो कागज दिखाते नहीं, उनका इलाज होता नहीं, तो वो जाते कहाँ? मतलब आप उनको कोरोना से मारने का साजिश रच रहे थे। केजरीवाल को बात बतानी पड़ेगी, बहुत बड़ा गंभीर इल्जाम लगा रहा हूं मैं, क्योंकि केजरीवाल ने ही कहा था कि इन लोगों के पास कागज नहीं है, ये कहां से दिखाएंगे भारतीय नागरिकता? तो जो आदमी भारत की नागरिकता नहीं प्रूव कर रहा, वो दिल्ली की नागरिकता कैसे प्रूव करेगा? और अगर दिल्ली की नागरिकता प्रूव नहीं करेगा तो उसका इलाज कैसे होगा? ये आप ही ने कहा था। वो तो भला हो बैजल साहब का, मैं प्रातः बंद बैजल साहब को सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश के सभी नागरिकों का जान बचाने का प्रयास किया और उसमें सफल रहे। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपका कोरोना का कल जांच होने वाला है, अगर बैजल साहब आज आदेश नहीं देते तो आपका इलाज कहाँ होता भाई? आप रहने वाले हरियाणा के हैं, रहते उत्तर प्रदेश में, नौकरी दिल्ली में रहते हैं, आप तो कहीं के भी नहीं है, आप तो 3 काने में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला आदमी है भाई। आपका पैदाइश हरियाणा का है, आप फिर दिल्ली में कैसे इलाज करवाते? अभी कोरोना का टेस्ट किस हैसियत से आप करवाना चाह रहे थे भैया? आपके यहाँ है ही नहीं है, तो किस बेस पर करवाना चाह रहे थे? दूसरा, आप रहते उत्तर प्रदेश में है, गिरनार अपार्टमेंट में 35 नंबर। तीसरा ये है कि नौकरी आप दिल्ली में करते हैं, वोटर लिस्ट तो आपका देश भर में है, तो आप किस बेस पर करना चाहते हैं? इस विषय में मैं डॉक्टर बख्तियार मसूद उस्मानी को बुलाता हूं। आप समझदार आदमी हैं, होशियार आदमी हैं, मुझसे ज्यादा बढ़िया बताएंगे, और कांग्रेस के होनहार आदमी हैं। जब तक बख्तियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं डॉक्टर बख्तियार के विषय में बता दूं। मित्रों, डॉक्टर बख्तियार युवा कांग्रेसी है, युवक है, और कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। डुमरियागंज से एमपी एमएलए बेशक आप ना बने हो, लेकिन डॉक्टर साहब आपने डिक्लाइन क्यों कर दिया? लगता है आपको कि तकनीकी गलती आ गई। डॉक्टर साहब मैं दोबारा डॉक्टर बख्तियार को मैं दोबारा बुला रहा हूं। तो डॉक्टर साहब डुमरियागंज के रहने वाले हैं और बहुत ही होनहार है। आप डॉक्टरी पेशा में है, और कोरोना में बीइंग ए कांग्रेसी और बीइंग ए युवा डॉक्टर, आपने बहुत ज्यादा सेवा किया है, बहुत ज्यादा काम किया। ये हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अशोक चौबे जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूं। मैं क्या मुद्दा 2 है। एक तो अरविंद ने दिल्ली में आदेश किया था कि जो दिल्ली के बाहर के लोग होंगे उनका इलाज नहीं होगा। कुछ दिन पहले कहे थे मुसलमानों के सम्मेलन में कि देश के मुसलमानों के पास कोई कार्ड नहीं, हालांकि आपके पास आधार कार्ड है, मुझे मालूम है, आपके बाप दादा यहीं जन्मे हुए थे, मुझे मालूम है। तो वो किनकी कह रहा था? तो क्या ये साजिश थी आप मुसलमान भाइयों का जान लेने का कि कोरोना में इलाज नहीं होगा, ये मर जाएगा, मैं भाजपा के ऊपर डाल दूंगा? या क्या उनका खुद का इलाज कैसे होता? और रहने वाले हरियाणा के हैं, रहते उत्तर प्रदेश में, नौकरी उनकी दिल्ली में है, तो उनका इलाज कैसे होता? इन सब विषयों पर कृपया मार्गदर्शन कीजिए डॉक्टर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो शुरू से सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और जो भी चीफ मिनिस्टर के रहते हुए उन्होंने कोई भी अपना दायित्व नहीं निभाया है लोगों के प्रति। वो किस तरह से आए, बैकडोर से आए, कैसे आए, वो एक अलग इशू है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे।
लेकिन जो कागज की बात है या उनके जो इस तरह के निर्णय हैं कि सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, तो दिल्ली का कौन है पहले तो यही बता दें। दिल्ली में तो ज्यादातर लोग बाहर से हैं और दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहां कोई भी जाके रुकेगा। जिसके पास भी यहाँ की पेपर हैं, आधार कार्ड हैं, कहीं का भी हो, अगर वो दिल्ली में है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहां पे जाएगा, वो वहां पे रहेगा और उसका इलाज होना चाहिए। तो इस तरह की अगर राजनीति जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और एक चीफ मिनिस्टर को, एक पढ़े लिखे इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए कि इस तरह की राजनीति वो लेके आए, वोटों के लिए इस तरह से लोगों को बांटें, राज्यों में बांटें, लोगों को आपस में लड़ाएं। इस तरह की चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात आप कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो कभी भी किसी मुसलमान के साथ नहीं खड़े हुए। अगर लोग धोखे में रहें तो ये उनकी गलती है। आप देखिए, जिस टाइम जामिया में पुलिस जबरदस्ती घुस के छात्रों को मारा, लाइब्रेरी में लोगों को मारा, अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, अगर उनको इलेक्शन इतना ही प्यारा था तो वो जामिया नहीं आते, हॉस्पिटल में जाके लोगों को देख सकते थे। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को। अगर उसके राज्य में स्टूडेंट पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं, तो उनके साथ अगर खड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम हॉस्पिटल में जाके उनको देख तो सकता था। तो अरविंद केजरीवाल से अगर लोग उम्मीद रख रहे हैं तो ये लोगों की गलती है, अरविंद केजरीवाल की गलती नहीं। डॉक्टर साहब, इसी को पढ़ा लिखा बोलते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी है तो ये बात समझ गए कि केजरीवाल ने पूरा जामिया प्रकरण में बाहर से मजा लिया। वो बड़ा खुश था कि पुलिस पीट रही है, मैं आसानी से कह दूंगा कि भाजपा की पुलिस है। वो खुश था कि एक मेन सड़क जो 3 राज्यों को जोड़ रही है वो जाम लगा हुआ है, मैं आराम से भाजपा पर खिसका दूंगा। अगर ये मामला, देखिए दोनों लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी चाहा था कि मामला हिंदू मुसलमान हो जाए ताकि मेरे को लीड मिल जाए, हिंदू वोट हमको और मुसलमान वोट हमको। केजरीवाल ने बड़ा बढ़िया महीन खेल खेला था, बड़ा साजिशन खेल खेला था। लेकिन चूंकि आप जैसे पढ़े लोग आदमी, आप ये बात समझ गए कि अगर वो मुस्लिम का पक्ष लेता तो कम से कम जामिया में आता। उसके राज्य में ये इतनी बड़ी घटना हुई थी, चाहे वो पुलिस के द्वारा पीटने जाने की घटना हो या बदमाशों के द्वारा पीटे जाने की हो या आगजनी हो, उसके अपने राज्य में आगजनी हो रही है। डीटीसी की बसें फूकी गई, डीटीसी तो उसका अपना बस था, वो जाता ना, भाई मेरा बस फूका गया है, मेरे नागरिक फूके गए हैं जिन्होंने मुझको मतदान दिया है। लेकिन केजरीवाल नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल बात है कि आप जैसे समझदार, वो तो सिर्फ इस बात पर वोट दे देना कि जी मोदी मुस्लिम विरोधी है, वही नहीं सोचेगा कि तू कितना मुस्लिम परस्ती है। इन महीनों में जरा आप फर्क बताइए। मुसलमान को ये कह दो कि जी मोदी को रोकना है, अब काहे रोकना ही नहीं बताना है, तो उसी पर आ जाएगा। आप जैसे, ये बात आप जैसे मुसलमानों को मुंह से निकली तो बढ़िया होगा। मैं कहूंगा तो कहा जाएगा कि ये वैश्य मुस्लिम है, ये वैश्य हिंदू है। कृपया अपनी बात। नहीं, देखिए, मैं तो सबसे कहूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, जितने भी देशवासी हैं, जो लोग हिंदुस्तान को एकजुट रख के आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं सबसे कहूंगा कि जो भी लोग हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहें और उनकी बातों को समझें। अगर सीए को लेके इतना हंगामा हुआ और एनआरसी को लेके इतना हंगामा हुआ, तो मैं उस पर भी कहना चाहता हूं कि सीए से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। भाई, अगर जो लोग परेशान हैं उनको लाके आप नागरिकता दे रहे हैं तो किसी को इससे क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन साथ में, जब पहले अपने देश के लोग जो पहले यहाँ पे हैं और उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो पहले उनके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। दूसरी चीज, अभी भी कल हमने देखा अमित शाह जी की बड़ी रैली हुई और उन्होंने कहा कि लोगों को आना चाहिए था, अपील करना चाहिए था और नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आना चाहिए था। अपोजिशन कहाँ था? तो अमित शाह जी को कम से कम ये भी देखना चाहिए था कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली की स्थिति इतनी खराब हो रही है। आपने कहा, उसमें अमित शाह जी ने कहा कि हम ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बिहार ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए अमित शाह जी को भी और लोगों को भी समझना चाहिए, दिल्ली एक ऐसी जगह पे सेंट्रल में बैठे हुए हैं अमित शाह जी, जहाँ के हालात बहुत खराब हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, उनका ना तो ओपीडी हो पा रहा है और ना एडमिशन हो पा रहा है। मैं भी बहुत नजदीक से देख रहा हूँ दिल्ली को और लोगों से मेरी बात भी हो रही है। तो अमित शाह जी को दिल्ली छोड़ के, जहाँ के वो सांसद हैं गुजरात, उसको छोड़ के बिहार को चुनना, उसके बाद ये कहना कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, और मीटिंग खत्म करने से पहले पहले लोगों से वोट की अपील करना कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए,
तो इस चीज को भी लोगों को समझना चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान के में बंट के इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो इसमें अगर लोग कोई बांट रहा है और फिर आपको सीधे सीधे झूठ बोल के बांट रहा है, वो कह रहा अपोजिशन में किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन इसमें मैं तारीफ करूंगा राहुल गांधी की, जिसने फरवरी में कहा था सरकार से कि आप कोरोना को इतने हल्के में मत लीजिए, और फिर उन्होंने बजाज से उनसे बात किया और कई लोगों से उन्होंने बात किया, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से बात किया। ये सारी चीजें सरकार अपोजिशन कर रही है, उसके बाद भी सरकार आगे अगर सरकार खुद ही राजनीति कर रही है तो लोगों को भटका रही है, तो इस पे भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम हिंदू मुसलमान में क्यों बटें। भाई राकेश परमार हैं, डॉक्टर बख्तियार हैं, हम लोग तो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आप अपने हित की बात करते हैं, हम अपने हित की बात करते हैं, और दोनों लोग मिलकर पता ही नहीं चला कि कोई हिंदू मुसलमान की बात है। ये तो मैं कहने वाला था, आपने कह दिया। लोगों के राकेश दिमाग में परमार, डॉक्टर बख्तियार, उस्मान, सागर आजमी, नदीम, नसीम, हम में से एक आदमी राज्यसभा में एमपी बन के चला गया। अच्छा, पता चला कि वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। कहीं हम लोगों में तो ऐसा लगा ही नहीं कभी। हम आपके घर गए, आप हमारे घर आए हैं। ये तो राजनीति वोट के लिए लोग करते हैं। हम दो भारतीयों में कई हिंदू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपका नेटवर्क कट रहा है मेरे ख्याल से। हेलो, किसी के मन में इस तरह की बात नहीं आई। डॉक्टर साहब का नेटवर्क कम चल रहा है। नेटवर्क में नेटवर्क आपका डॉक्टर साहब ठीक चल रहा है? डुमरियागंज में है तो थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। एक बात और है, वो भी बड़ा गंभीर विषय है। एक तो मैं चाहूंगा कि चौबे जी अगर अपनी बात माइक पर आकर रखना चाहें तो मुझे आदेश करें, मैं आपको बुलाऊंगा। चौबे जी, आप आगरा में है, पूर्वांचल के लाल हैं, आगरा में बार काउंसिल के बहुत बड़े नेता भी हैं और संघ के बहुत बड़े नेता हैं। तो एक आदमी इस पर अगर कोई संघ मानसिकता वाला पढ़ा लिखा वकील बात करना चाहे तो बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि चौबे जी कृपया आप अपनी बात रखें। मैं आदरणीय अशोक चौबे जी की बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करना चाहेंगे तो नीचे लिखेंगे, तब मैं आपको बुलाऊंगा, नहीं तो कैमरा तब तक डिस्टर्ब होता। एनीवे, एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण था जिसको बिना रखे इस पूरे बहस को एक बढ़िया नोट नहीं दिया जा सकता। महज था दिल्ली में जो अस्पतालों की स्थिति है वो सबको पता है। कोरोना तो आज आया जनवरी फरवरी से। हालांकि बात है कि वो सही में डॉक्टर बख्तियार ने जो बोला कि राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के स्टाफ पर लिट्टी खा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि लिट्टी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको कोरोना एक महामारी दुनिया में फैल रही है उसके विषय में सचेत होना चाहिए। चूँकि राहुल गांधी को हम शुरू से ही भाव नहीं देते आए हैं, ये परंपरा है, इसी वजह से नुकसान हो गया, अदरवाइज ये हो जाता। खैर, एक जो बड़ा ज़रूरी मुद्दा है जिसको मैं चाहता हूँ आपके सामने रेखांकित करना, कोरोना आज आया, लेकिन कोरोना के पहले दिल्ली में दिल्ली सरकार का 68 अस्पताल है, जिसमें करीब करीब 600 डॉक्टर और बड़े पोस्टों का सीट खाली है। मतलब आपके पास 40 गाड़ी है और ड्राइवर ही नहीं तो गाड़ी सड़ी होगी, खड़ी रहेगी, उसमें क्या हो पाएगा। गाड़ी है उसमें पेट्रोल नहीं है तो चलेगा कैसे, आपके पास ड्राइवर भी है। तो अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की इतनी सीट खाली है कि इलाज कौन करेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि हम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर को ट्रेन करते हैं, हमारे एसेट्स और हमारे पैसा से वो ट्रेन होते हैं, और उसके बाद जब उनका थोड़ा बहुत चलने लगता है वो अपोलो मेदांता जैसे अस्पताल में चले जाते हैं। एक तो इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में क्यों चले जाते, आखिर क्या मजबूरी होती है, क्या हम उनको वो सुविधा नहीं दे पाते या वो पैसा के लालची हो जाते हैं। अगर हम सुविधा नहीं दिए जाते हैं तो इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 9 में 9 बार फिर एक आदमी उप मुख्यमंत्री हो सकता है और 40-50 गार्डों के साथ एक बंगले में रह सकता है, बिजली पानी राशन किराया सब मुफ्त।
और एक आदमी जो 9 साल 10 साल लगातार अपने भूख प्यास नींद चिंता मनोरंजन सबको त्याग करके डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। मेरी दूसरी वाली बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करती है। मुझे मालूम है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं और कितना मेहनत से बनते हैं। और वो डॉक्टर बनने के बाद अगर आदमी कोई साधारण औकात वाला आदमी उसको गाली दे डांट दे, उसको कोई सिक्योरिटी को इज्जत ना हो, तो आखिर ये बात तो उसको खलेगी ना, तो वो प्राइवेट में चला जाएगा। इस विषय पर हमारे सरकारों को सोचना पड़ेगा कि लिखा पढ़ा करके पैसा खर्चा करके इन्वेस्ट करके हम एक डॉक्टर तैयार करते हैं। एक तो वैसे ही हमारे यहाँ डॉक्टर की कॉलेज जो है, डॉक्टर बनने की बहुत संख्या कम है, जितना हमको आवश्यकता है उससे बहुत कम डॉक्टर बनते हैं। और जो बनते हैं वो भी निजी प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो इस विषय पर दोनों तरफ से, मतलब एक तो उनके तरफ से भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों जाते हैं, उनके मानसिकता को पढ़ना पड़ेगा। अगर पैसा उनका थोट है तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा करके उनके इस भूख को कम किया जा सकता है। सरकार उनको समझा सकती है कि हमने तुम पर जो खर्चा किया पहले उसको दे, उसके बाद जा। कुछ शर्त लगा सकते हैं कि भाई आप 5 साल पढ़ने में लगाते हैं तो 10 साल आपको सरकारी सेवा में रहना पड़ेगा, तभी आप जाएंगे। इस तरह का कुछ क्लॉज लगाया जा सकता है। या आप कहा जा सकता है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में करेंगे तो आप आधा तनख्वाह हमको देंगे, आधा पैसा देंगे, क्योंकि हमने आप पर पैसा खर्चा करके कुछ किया जा सके। दूसरा, वो प्राइवेट प्रैक्टिस तरफ जाए ना, उन विषयों पर थोड़ के जो उन लोगों से एक सर्वे किया जाए, उनसे बात की जाए, उन डॉक्टरों से कि भाई क्यों आप सरकारी सेवा छोड़ करके आप प्राइवेट में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, इसकी सर्वे किया जाए और उन चीज़ों को, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाए, ताकि डॉक्टर हमारा जो 5-10 साल के पढ़ाई के मेहनत के बाद डॉक्टर बना है वो निजी चिकित्सा क्षेत्र में क्यों जाता है। आखिर एक एम्स इतना बड़ा अस्पताल है और उसके बहुत बाद मेदांता और अपोलो बने और हजारों करोड़ का एसेट्स खड़ा कर लिया। आखिर क्यों सफदरजंग और मेडिकल के कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी जगह इतनी गंदगी, इतनी बदबू और इतनी जीवाणु है कि आदमी वहां जाए तो बीमार पड़ जाए। वहां इलाज की छोड़ दीजिए, उन कुछ एम्स की बात कर रहा हूं मैं, सफदरजंग की बात कर रहा हूं, राम मनोहर की बात कर रहा हूं, जीबी पंत की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूं। बलिया की तो मैं सोच ही नहीं सकता। बलिया का तो जिला अस्पताल से कुछ दूर में आदमी बीमार पड़ जाता, अस्पताल के अंदर तो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की बात करता हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री का इलाज होता है, जहाँ राष्ट्रपति का इलाज होता है, वहाँ उन कुछ ब्लॉकों में जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं उसके बाद वाला ब्लॉक में जाइएगा तो ईश्वर मालिक है और वहाँ पर जाके आपको बीमारी लग जाएगी। इन विषयों पर भी विचार किया जाएगा। वहीं आप मेदांता में जाइए, ईश्वर की कृपा से हम लोगों का इलाज अपोलो मेदांता और इसी सब में होता है। मेदांता में ऐसा लगता है मैं 7 स्टार होटल में हूँ, अपोलो में ऐसा लगता है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में है, गंगाराम में ऐसा लगता है कि 5 स्टार में है। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के स्टाफ इतना ईमानदारी से बढ़िया से बात, हालांकि 2000 रुपये लिए हैं तो बढ़िया से बोलेंगे, लेकिन फिर भी साफ सफाई ये सब व्यवस्था वहाँ, इस सब को विषय में सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर डॉक्टर ही नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा, अगर मेडिकल स्टाफ ही नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा। सरकारों को इस विषय पर जरूर सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये कोर्स देने से अरविंद केजरीवाल हिटलर शाही के तरह में ये आदेश कर दे कि देखिए हम ऐसा नहीं करने देंगे। अबे नहीं करने देंगे तो कहां से करेंगे, चौधरी है, नहीं करने देंगे। पहले उनको सुविधा दे, उनको माहौल दे, उनको व्यवस्था दे, तब जाकर के बात होगी ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा। मित्रों, आज मुद्दा यही था कि दिल्ली है दिल वालों की, ना कि मानसिक रूप से कंगालों की। मैंने एक शुरू में जो 2 लाइन अर्ज किया था, दोबारा कह रहा हूं कि आप होते कौन है ये कहने को, आप होते कौन है ये बताने को, क्या आपने लकीर खींची है? आप होते कौन है ये बताने को, क्या आपने दिल्ली की लकीर खींची है? दिल्ली में इलाज कराने का हक है हर भारतवंशी को, दिल्ली में इलाज कराने का हक है हर भारतीय को। ये तुम्हारे बाप की राजधानी दिल्ली थोड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे कल मिलेंगे मंगलवार 9 बजे राकेश सिंह परमार नाम के पेज पर, इस पेज पर नहीं जो मेरा पेज है उस पर कल मिलेंगे। आप अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रहिए। आप सबके घर में कोरोना दूर दूर तक ना आवे। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। आप सबको सादर प्रणाम। मेरा भारत महान। जय श्री राम।